रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 30। अरे, ये तो फेमस डिजाइनर अमन है ना। ये यहाँ क्या कर रहा है? लोग आपस में बातें करते हुए बोले। दो कौड़ी के डिजाइनर, हाउ डेयर यू टू एसएलपी मी, नताशा ने लाल आंखों के साथ कहा। एसएलपी? जो आज तुमने किया है उसके लिए 1000 थप्पड़ भी तुम्हारे लिए बहुत कम है। मेरे साथ रिलेशनशिप में हो और शादी किसी और से करने जा रही हो। कहते हुए अमन गुस्से से एक और चांटा नताशा की गाल पर मारने ही वाला होता है, तभी मिताली उसका हाथ बीच में ही रोक देती है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी किसी डिजाइनर के साथ रिलेशनशिप में क्यों रहेगी? कहीं मल्होत्रा खानदान की इमेज डाउन करने के लिए तुम्हें किसी ने यहां भेजा तो नहीं? मिताली ने गुस्से से कहा। अमन व्यंग से मुस्कुराया और बोला, भोली मत बनिए आंटी, आपकी बेटी मजे मेरे साथ करती है, मेरे डिजाइनर्स अपने नाम से बेचती है और इंगेजमेंट किसी और के साथ कर रही है। जैसे ही अमन ने ये कहा वहां कानाफूसी शुरू हो गई। भीड़ में छुपी अश्विनी फोन नीचे कर इस चीज की वीडियो बना रही थी। ये सच बोल रहा है क्या? मतलब इतने अच्छे डिजाइन्स रिमा ने जो अब तक सेल किए थे वो अमन के अपने नाम से किए थे। मिताली उन सब की बात सुन घबरा गई और जल्दी से चिल्लाकर बोली, बिना पास के अंदर कैसे आए तुम? सिक्योरिटी, इधर आओ और इस डॉ कौड़ी के डिजाइनर को धक्के मारकर यहाँ सब बाहर निकालो। तभी गार्ड्स वहां आए और वो अमन को पकड़कर वहां से ले जाने लगे। अमन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, डॉ कौड़ी का डिजाइनर, कभी खुद की औकात देखी है? यू वॉज जस्ट अ गोल्ड डिगर एंड होम ब्रेकर लेडी जिसने एक शादीशुदा आदमी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाए तब जाकर तुम्हारी बेटी पैदा हुई। अगर अश्विनी की मां गायब ना हुई होती ना तो तुम्हारी औकात धनंजय के जूतों बराबर भी ना होती। धनंजय ने जैसे ही ये सुना सालों बाद फिर से उसकी आंखों के सामने अश्विनी की मां का चेहरा आ गया। नताशा ये सुन गुस्से से चिल्लाते हुए, ओह शट अप अमन, मेरी मां पर मत जाओ। तभी युवान वहां आ गया और गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहाँ? नताशा उसे देख घबरा गई। युवान तभी उसकी गाल पर छपे हुए निशान को देखता है। वो गुस्से से बोला, थप्पड़ किसने मारा तुम्हें? अमन बोला, मैंने मारा, और इससे पहले तुम मुझसे पूछो क्यों मैं बता दूं ये हम दोनों को ही चीट कर रही है। वॉट रबिश, युवान गुस्से से बोला। युवान अमन को पहचानता था क्योंकि वी फेमस डिजाइनर था। नताशा उसके पास आई और भोली सी शक्ल बनाते हुए बोली, हम बस फ्रेंड्स थे और कुछ नहीं। रियली, फ्रेंड्स एक साथ सोते हैं? जैसे ही अमन ने ये कहा नताशा का चेहरा पसीने से भीग गया। ओएमजी, ये सोई भी थी, मुझे लगा ये सुधर गई है। ये तुम क्या बकवास बोल रहे हो? नताशा गुस्से से बोली। अमन बोला, क्यों सच बोल दिया, मिर्ची लग रही है। प्यार का झूठा नाटक कर मेरे डिजाइन्स को खुद का बताकर पूरे इंडिया में सेल करवा दिए और अब किसी और के साथ हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मुझे मेरा क्रेडिट वापस चाहिए है। नताशा अपनी आइस रोल्स करते हुए, प्लीज, मैंने कुछ भी इल्लीगल तरीके से नहीं किया और ना ही मुझे तुमसे कोई प्यार वार नहीं था और ना मैंने कहा हम साथ में डिजाइन्स पर काम कर रहे थे। तुमने इसे प्यार समझ बेवकूफ़ी की और सारे डिजाइन्स खुद के नाम से सेल करने की मुझे परमिशन दे दी। ये सुन अमन गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए बोला, क्या कहा? तो तुम मुझे पिछले 2 महीनों से धोखा दे रही थी। अश्विनी पूरे नज़ारे को रिकॉर्ड कर रही थी। उसे ये इसलिए पता था क्योंकि उसके पिछले जन्म में जब युवान ने सरप्राइज पार्टी रखी थी तब नताशा की युवान के साथ एंगेजमेंट होते हुए देख अश्विनी ने वहां काफी ज्यादा सीन क्रिएट किया था और लर उसकी बिल्डिंग से गिर मौत भी हो गई थी। वो तब युवान को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब काफी मीडिया रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और ये नज़ारा लाइव चल रहा था। मगर उसके सीन क्रिएट करने से पहले अमन वहां आ गया था और उसने ठीक आज की तरह ही नताशा से झगड़ा किया था। नताशा काफी चालाक थी, इसलिए रिपोर्टर्स को देखते हुए उसने रोने का नाटक किया जिससे सभी को ये लगा अमन सिर्फ रिमा से शादी कर उसकी प्रॉपर्टी पाना चाहता है, इसीलिए ही वो उस पे ऐसे इल्जाम लगा रहा था। दूसरी बात ये थी नताशा भी एक डिजाइनर की बेटी थी, इसलिए किसी ने भी उस पर दूसरों के डिजाइन्स चुराने को लेकर शक नहीं किया था। धोखा खाने के बाद और ऊपर से बेइज्जती की वजह से अमन ने उसी बिल्डिंग से छलांग लगाकर उसने सुसाइड कर लिया था। छोड़ो मुझे, अमन गुस्से से बोला, मगर तब तक गार्ड्स ने उसे बाहर ले जाकर फेंक दिया था और दरवाजा सीधा उसके मुंह पर बंद कर दिया। ओपन द डोर, मैं इस धोखेबाज को जान मार डालूंगा, अमन दरवाजे को पीटते हुए बोला। तभी उसका फोन रिंग हुआ। नताशा युवान को देख रही थी जो बुरी तरह से उसे देख रहा था। युवान, डोंट टच मी, युवान गुस्से से बोला और वहां से चला गया। मॉम, युवान को मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, नताशा रोते हुए बोली।
मिताली उसे संभालने लगी। धनंजय भी वहां से चला गया। वैसे भी उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोज का ड्रामा उसके लिए न्यू हो गया था। वहीं अमन ने गुस्से से अपना फोन निकाला। अश्विनी ने उसे एक वीडियो सेंड किया था। ये वो वीडियो थी जिसमें उसने अंदर अभी सीन क्रिएट किया था। ए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अमन ने टाइप किया। अश्विनी ने टाइप किया, मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तुम अपनी एक्स की बर्बादी देखना चाहते हो तो ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल दो। नताशा ने खुद इसमें प्रूफ किया है, उसने तुम्हारे ही डिजाइन सेल किए हैं। अमन को आइडिया अच्छा लगा मगर उसने जल्दी से लिखा, मगर लोग मुझे भी गालियां निकालेंगे। अश्विनी ने लिखा, तुमसे ज्यादा गालियां वो रिमा को निकालेंगे। बाय द वे अगर ऐसा हुआ भी तो कब से कब उन वो सेलिब्रिटीज जो तुम्हारे आउटफिट्स पहनेंगे और लोगों को ये पता तो चल जाएगा ये डिजाइन्स तुमने ही बनाए हैं। तुम्हें इससे तुम्हारा क्रेडिट वापस मिल जाएगा। अमन ये पढ़ अपनी आंखों से आंसू पोंछता है। सच में उसे नताशा का धोखा अभी भी किसी बुरे सपने की तरह ही लग रहा था। आई एम सॉरी अश्विनी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे नहीं पता था तुम्हारी बहन में आत्मा जहर भरा होगा। वो बिल्कुल नागिन की तरह है। अमन का वो मैसेज पढ़ अश्विनी लिखती है, आई नो, इसीलिए मैं एक और इनोसेंट को उन दोनों माँ बेटी के जाल से बचाना चाहती थी। ब्रेकअप हुआ है, अब ज्यादा मत पीना, अपना ख्याल रखना, हैप्पी न्यू लाइफ। थैंक्स, मुझे अब बेटर फील हो रहा है, मगर मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। अमन ने वो मैसेज सेंड किया और गुस्से से वहां से चला गया। वहीं कॉरिडोर में खड़ी अश्विनी अमन को मैसेज करने के बाद अपने फोन को जेब में रख जैसे ही पलटी उसे अपने सामने खड़ा युवान दिखा जिसकी आंखें बेहद ही लाल हो चुकी थी। ये देख अश्विनी अपने गले से थूक गटकती है। तुम यहाँ? अश्विनी ने इतना कहा ही था तभी उसे अपने हाथों पर युवान की मजबूर पकड़ दिखाई दी। ये देख अश्विनी गुस्से से बोली, अमन वे क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। मगर युवान को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक टक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू अश्विनी। ये सगाई भी मैंने सिर्फ तुम्हें जेलेस फील करवाने के लिए की थी। अब तो तुम मेरे पास वापस आओ तो मैंने नताशा को छोड़ दिया है। ये सुन अश्विनी बीच में रुक जाती है और उसे घूरने लगती है। युवान उसके करीब आते हुए बोला, मुझे पहले तुम पसंद नहीं थी क्योंकि तुम कॉलेज के बाद काफी पतली हो गई थी। इरिटेट जो जाता था मैं जब तुम मेरे आगे पीछे मंडराती। शांत सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी एंगेजमेंट सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तुमसे करवा रखी थी। लेकिन मैं जब तुम्हारी बहन से मिला तब उसके प्यार में पड़ गया था। पर जब तुम लंदन से आए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। जैसे जैसे युवान बोल रहा था अश्विनी की मुट्ठियां आपस में कसने लगती हैं। ये सच था, वो पहले काफी स्किनी होती थी और बाद में वो ठीक हो गई थी, मगर उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और फिर स्किनी हो गई। युवान आगे बोला, मगर जब मैंने दोबारा तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अहान से शादी कर ली। आई एम चेंज्ड, आई एम फॉलिंग फॉर यू अश्विनी। तुम भी मुझसे प्यार करती थी ना? मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा अहान से ज्यादा ख्याल रखूंगा। जैसे जैसे युवान ये बोल रहा था शराब की बदबू उसके मुंह से सीधा अश्विनी के चेहरे पर पड़ रही थी जो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी। बॉस ये तो मैं को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, ऋषभ गुस्से से बोला। वहीं अहान की सर्द और बर्फीली नजरें युवान के साथ की तरफ थी जो अश्विनी के हाथ पर अपनी पकड़ कसे हुए था। अश्विनी युवान को गुस्से से बोली, जब कोई अपने अंदर बदलाव लाता है ना तो सभी बदल जाते हैं, मगर मेरा कभी नहीं बदला। तुमने जब मेरे एक्स्ट्रा फैट ना होने की वजह से इग्नोर किया था। ये सुन युवान बोला, मगर मैं बदल गया हूँ। अहान भी बस तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता है। अगर तुम्हारा कोई और बच्चा हुआ भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय मेरे। युवान ने इतना कहा ही था अश्विनी ने एक जोरदार चांटा उसकी गाल पे जड़ दिया। वेल डॉन मैं, ऋषभ तालियां बजाते हुए बोला। वहीं युवान थप्पड़ खाने की वजह से पूरी तरह से बौखला गया था। अश्विनी उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अगर उसे मुझे मारना होता तो वो देव के मिलने के बाद भी मुझे मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया कज ही लव में, इसलिए मेरे अहान में खुद की कमियां मत निकालो। और रही बात एक चांस की तो वो तो तुम्हें नेक्स्ट बर्थ में भी नहीं मिल सकता। इवन तुम दुनिया के पहले ऐसे लड़के हुए तो भी प्यार तुमसे पहले मैंने सिद्धत किया, मगर तुमने उसकी कद्र नहीं की और अब सिर्फ नफरत है मुझे तुमसे। और जब भी मुझे किसी से प्यार और नफरत होती है ना, मैं इन दोनों की कभी हदें नहीं पहचानती। आखिरी चांस दे रही हूं, चले जाओ वरना मारे जाओगे। कहते हुए अश्विनी जैसे ही वहां से जाने लगी युवान ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। ये फील कर अश्विनी के गुस्से से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर युवान ने उसे कसकर पकड़ लिया। अगर प्यार से नहीं आओगी तो जबरदस्ती अपनी जिंदगी में तुम्हें वापस लाऊंगा।
कहते हुए युवान अश्विनी के बालों को पकड़ एक रूम में ले आया और उसे सीधा बेड पे धक्का देकर अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं, सिर्फ हवस और अश्विनी को पाने का जुनून था, जिसे देख अश्विनी डर गई। वो चिल्लाई, हेल्प, अहान बचाओ, ये मेरा रेप कर रहा है। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये VIP फ्लो है और यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं। हाँ हाँ, कहते हुए युवान अपनी शर्ट निकाल फेंकता है। अश्विनी ये देख रोते हुए बोली, युवान अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं मीडिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी और अहान भी तुम्हें मार देगा। युवान साइको की तरह हंसते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसी पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ। वैसे भी अगर तुमने बताने की अगर कोशिश भी तो मैं तुम्हारी आज रात की वीडियो बनाकर वायरल कर दूंगा, तब तुम्हारे पास सुसाइड के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बच पाएगा। इसीलिए बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। मिसेज अश्विनी, अहान सिंह राठौड़। युवान गुस्से से, तुम समझती क्या हो अश्विनी, तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब तुम मुझे बचकर नहीं जा सकती। अश्विनी ठंडी आवाज में, तुम नहीं समझते युवान, मुझे नहीं डराया जा सकता, ना ही तुम्हारी धमकियों से। युवान आगे बढ़ते हुए, तुमने मेरे साथ धोखा किया था, अब भुगतोगी। अश्विनी उसकी तरफ एक तीखी नजर से देखती है, फिर अचानक उस पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। धोखा? तुम तो खुद धोखेबाज हो और मुझे धोखेबाज बोल रहे हो। युवान गुस्से से फिर से उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन अश्विनी उसकी पकड़ से निकलकर पीछे हट जाती है। क्या तुम समझते हो कि तुम मुझसे डराकर मुझे जीत सकोगे? अश्विनी अब पूरी तरह से तैयार, तुम जैसा इंसान मुझसे नहीं लड़ सकता, तुमने मुझे समझने की कोशिश कभी नहीं की। युवान चिढ़ते हुए, अब देखता हूं तुम मुझसे कैसे बच पाती है। अश्विनी उठकर इस बार सीधे उसकी चेस्ट में फिर से एक तेज वार करती है, जिससे वो लड़खड़ा कर गिरता है। तुमसे ये सब तो उम्मीद ही थी युवान, अब वापस जाओ और कभी मेरा रास्ता मत आना। युवान गिरते हुए गुस्से से बड़बड़ाता, तुमने यह नहीं सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं अश्विनी। अश्विनी गुस्से से बोली, तुम्हें यह नहीं समझना चाहिए कि मैं डरने वाली हूं, अहान तुम्हें मार डालेगा। पर युवान ने उसके पेट पर लात मार उसे बेड पे गिरा दिया। अश्विनी अपना पेट पकड़ चिल्लाई। युवान तब तक बेड पे आ गया और धीरे धीरे अश्विनी की तरफ बढ़ने लगा। अश्विनी पीछे खिसकते हुए बोली, नहीं नहीं युवान, तुम ऐसा मत करो वरना तुम पछताओगे। तुम पछताने का मौका तो दो बेबी। कहते हुए युवान जैसे ही अश्विनी के करीब आया, अश्विनी ने पास पड़े फ्लावर वॉश को उठा लिया। ये देख युवान हंसते हुए बोला, इससे मारो ही तुम, चलो मारो। माना कि तुम फाइटर हो, मगर ये मत भूलो हो तो तुम एक लड़की ही जो मेरे जैसे लड़के के सामने एक मिनट भी ठीक से नहीं टिक सकती। कहते हुए युवान फ्लावर वॉश को पकड़ लेता है। ये देख अश्विनी साइको हंसी हंसती है, जिसे देख युवान कंफ्यूज हो जाता है, मगर अगले ही पल अश्विनी वो फ्लावर वॉश सीधा अपने सर पर फोड़ लेती है। ये देख युवान हैरानी के साथ शॉक भी हो गया था। पागल हो गई हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? युवान, जिसके हाथ में फ्लावर वॉश का निचला हिस्सा था, उसे देखते हुए बोला। तुम्हारा खेल खत्म युवान हुड्डा, अश्विनी साइको स्माइल करते हुए बोली। उसके सर से खून निकल रहा था, मगर दर्द और खून से तो अश्विनी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी मानो ये उसके लिए रोज का हो। अश्विनी जो बेहोश हो गई थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी कमरे का दरवाजा झट से टूट गया और युवान ने सामने देखा, रिपोर्टर्स की पूरी भीड़ वहां थी। ये देख युवान गुस्से से अश्विनी ये बोला, तो ये था तुम्हारा प्लान? युवान की मां यामिनी और मल्होत्रा फैमिली वाले भी तब तक अंदर आ गए थे। सुनिए इंस्पेक्टर, आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ तो बस एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, मेरा बेटा कोई दवा एडिकेटेड नहीं है। युवान की मां इतना ही कह पाई थी, तभी वो सामने का नजारा देख शॉक रह गई। युवान इस वक्त शर्टलेस था और बेड पे पड़ी बेहोश अश्विनी के सर से इस वक्त खून निकल रहा था। अश्विनी जिस पोजीशन में इस वक्त था, हर कोई ये समझता वो अश्विनी के साथ जबरदस्ती करने वाला था। मीडिया में से किसी ने गुस्से से कहा, युवान, तुम इतने बड़े सुपरस्टार होकर अश्विनी का रेप करने वाले थे? मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। करोड़ों लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, आज उनका तुमने भरोसा तोड़ दिया। यू आर चीप UGHH। जब ये अश्विनी के साथ ऐसा करने की कोशिश कर सकता है तो ना जाने कितनी आम लड़कियों के साथ अब तक ये सब कर चुका होगा। अच्छा हुआ हम टाइम पर आ गए। छी यामिनी, तुम्हारे बेटे की एंगेजमेंट तो नताशा से आज हुई थी ना, वो उसकी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कैसे कर सकता है? युवान हड़बड़ाते हुए बोला,
ये लड़की खुद मुझे यहाँ लाई थी और इसी ने ही मेरे हाथों में फ्लावर वॉश पकड़ाकर अपने सर पर मारा था। बकवास एक्सक्यूज बनाना बंद करो। हर रेपिस्ट खुद को बचाने से पहले ये ही कहता है। वो भला अपने सर पर खुद फ्लावर वॉश फोड़ेगी? पिछली बार तुमने असर की वाइफ के साथ भी ये सब करने की कोशिश की थी। युवान यामिनी से बोला, मोम मुझे लगता है ये सब कोई चाल है, इसी ने ही मीडिया और पुलिस को मुझे फंसाने ले लिए बुलाया था क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी मगर मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया और आज नताशा के साथ एंगेजमेंट करने जा रहा था। फिर अपनी शर्ट की तरफ देख, ये शर्ट भी इसी ने ही निकाली थी। आप चाहो तो नताशा से भी पूछ सकते हैं। यामिनी भरी आंखों के साथ बोली, सुना आपने, कोई गलतफहमी हुई है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। किसी मीडिया वाले ने कहा, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली आज सुपरस्टार युवान सीक्रेटली नताशा के साथ एंगेजमेंट करने जा रहा है। मगर यहाँ पुलिस को देख पता चला युवान एडिक्टेड भी है। तभी भीड़ से निकलकर कोई आगे आया और बोला, सच क्या है? बाहर कैमराज लगे हुए हैं, वहां की फुटेजेस चेक करने पर पता चल जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा युवान डरते हुए बोला, नहीं, कैमराज खराब है। युवान की घबराई ट्यू को देख हर कोई समझ गया था वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। कमरे में इतनी ज्यादा भीड़ हो है थी, वहां सांस लेने की भी जगह नहीं मिल पा रही थी। युवान, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस वाले युवान के हाथों में हैंडकफ पहनाते हुए बोले। युवान खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे। आप नताशा से एक बार पूछ तो लीजिए, वो सब जानती है। नताशा, जिसे अंदाजा हो गया था अब युवान का करियर बर्बाद होने वाला है, वो खुद की इमेज को बचाते हुए आंखों से आंसू बहाकर बोली, मुझे विश्वास नहीं था युवान, तुम मेरी बहन के लिए ऐसे थॉट्स रखते हो। तुमने मेरी बहन का रेप करने की कोशिश की थी। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। आई हेट यू। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। युवान गुस्से से बोला, चीट तो तुमने मुझे अमन के साथ मिल किया है, तुम भी कम नहीं हो। मगर नताशा अपनी फिंगर से आज युवान की पहनाई हुई अंगूठी निकाल उसके मुंह पर मार देती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। नताशा बेटा रुको, मिताली भी एक्सक्यूज मार वहां से जाते हुए बोली। युवान गुस्से से होकर, ये सब इसकी वजह से हुआ है, मैं इसकी जान ले लूंगा। कहते हुए युवान गुस्से से बेहोश अश्विनी की तरफ बढ़ा मगर तभी राधिका, जो कि पुलिस की वर्दी में थी, उसने एक जोरदार चांटा युवान की गाल और जड़ दिया। उसे कुछ भी मत करना वरना चलने लायक नहीं रहोगे। हाँ होगे तुम सुपरस्टार, मगर तुम कानून सबके लिए बर्बाद है। तुम पर दरगैड क्षण का तो चार्ज लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ रेप अटेम्प्ट का भी चार्ज लगेगा। अंडरस्टैंड? राधिका गुस्से से बोली, जिसे सुन युवान दांत पीसते हुए रह गया। उसने अपने साथ आए फीमेल इंस्पेक्टर को कहा, इन्हें टाइम से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, प्लीज रास्ता दो। ये सुन भीड़ साइड हो गई और वो लेडी पुलिस अश्विनी को वहां से ले जाने लगी। वहीं पुलिस भी युवान की गर्दन पकड़ वहां से उन्हें ले जा रही थी। मीडिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। कैमरा के सैकड़ों फ्लैश उसके शर्टलेस युवान के ऊपर थे और आसपास गुजर रहे लोग शौक होकर उसे देख रहे थे। प्लीज आप मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने ये सब नादानी में किया है। यामिनी उनके पीछे जाते हुए बोल ही रही थी। तभी उसके पति ने उसका हाथ पकड़ बीच में रोकते हुए कहा, अभी माहौल गर्म है, हम बाद में उसकी बैल करवाएंगे। मगर चलो, कहते हुए उसका पति उसे वहां से ले गया। दाव इस बार काफी अच्छे से खेला है, छोड़ूंगा नहीं अहान, तुम और तुम्हारी वाइफ की जान मैं लेकर रहूंगा। कनिष्क आसपास खुद को घूर रहे लोगों को देखते हुए बोला। लाइव न्यूज देख रहे ऋषभ ने अहान से कहा, इसका पता तो कट गया है बॉस, इसे आप मारेंगे या जेल में ही रखेंगे? वो कानून के जेल में नहीं, मेरी कैद में होना चाहिए, अहान अपनी भयानक आवाज में बोलते हुए वहां से चला गया। ऋषभ हाँ में अपना सिर हिला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्या की धूप से अश्विनी की जब आंखें खुली तो उसने खुद को मेंशन में पाया। उसे अपने सर में काफी तेज दर्द हो रहा था और पट्टी बंधी हुई थी वो अलग। मोम होश आ गया, सूर्या ने कहा। डैडी मम्मा को होश आ गया, देव ने खुश होते हुए कहा। दोनों बच्चे इस वक्त उसी के बेड पर थे। अश्विनी ने अपना सर पकड़ उठकर बोली, आह क्या हुआ था रात को? अश्विनी आगे बोलते हुए बीच में ही रुक गई क्योंकि वो समझ गई थी कल रात आखिर हुआ क्या था। होश आ गया तुम्हें? अहान अपनी शर्ट पहनते हुए बोला। अश्विनी मुस्कुराकर, हाँ वेल मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। मम्मा आपको पता है वो बैड अंकल जिसके साथ आप रहती थी वो एक्सपोज हो गए और मीडिया वालों ने उनकी बैंड बजा दी। लिटिल देव बेड पे क्यूट जंप करते हुए बोला। उस अंकल की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोम के साथ गलत करने की? उन्हें इसकी दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए।
सूर्या गुस्से से बोला। देव अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़कर बोला, मन तो कर रहा है उसकी बैंड बजा दूं। मुझे बहुत जल्द ही बड़ा होना है ताकि मैं मम्मा को प्रोटेक्ट कर सकूं। डैडी आज से आप मुझे कराटे क्लास देना शुरू कर दीजिए। ओके अहान धीरे से बोला। अश्विनी अपनी आंखें बड़ी किए अपने क्यूट से अग्रेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव बच्चों को देख रही थी। तभी देव गुस्सा करते हुए बोला, मम्मा वो फ्लावर वॉश उससे पहले आपको उसके सर पे फोड़ना चाहिए था। अपने सर पर हाथ रख, फिर उसके सर पे टॉम एंड जेरी की तरह इतना बड़ा डंडा उघाता। कितने फनी लगते ना वो। खी कहते हुए देव अपने मुंह पर दोनों हाथ हंसने लगा। और तुम लोग सच में कितने प्यारे हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह जो मेरे लिए लड़ने और दूसरों पर फटने के लिए तैयार रहते हो। मेरे क्यूट से बॉम्ब कहीं के। अश्विनी अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए बोली। सूर्या अपना सीना गर्व से चौड़ा करते हुए बोला, आप हमारी मॉम हैं और हमें पसंद नहीं कोई हमारी मॉम को हर्ट करे। देव बोला, बिल्कुल भैया, अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसकी हड्डियों का चूर्ण बनाकर चील और कौओं को खिला दूंगा। ये सुन अश्विनी खुद को और रोक नहीं पाई और उसने उन दोनों को कसकर हक कर लिया। हनी, देखा तुमने, मेरे बच्चे मेरे लिए मर मिटने को भी तैयार है। मैं कितनी लकी हूँ। उसने सामने खड़े अहान की तरफ देखते हुए कहा जो उन दोनों को जेलीस होकर घूर रहा था। अहान सर्द आवाज में, हाँ मैं देख सकता हूँ और मैं स्योर हूँ जब दोनों ये बड़े हो जाएंगे तब अपने बोले हुए शब्दों पे टिके रहेंगे। हे क्या तुम जेलिस हो? अश्विनी अहान से चिढ़ाते हुए बोली। देव जो अश्विनी के सीने में छुप गया था अपना सर बाहर निकाल डेविल स्माइल करते हुए बोला, हे डैडी हमारी तरह क्यूट नहीं है ना, इसलिए वो हमसे जेलिस है, वरना मम्मा उन्हें भी हक करती। ये सुन अहान की भौहें आपस में तन गई। वो वहां आया और उसने उन दोनों बच्चों को ऐसे उठा लिया मानो वो कोई बच्चे ना होकर के खरगोश हो जिसके कान पकड़ उन्हें आराम से उठाया जा सकता है। मम्मा प्लीज हमें बचाओ, डैडी सीरियस हो गए। मैंने तो बस जोक मारा था। देव झटपटाते हुए बोला। चुप, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? सूर्या ने गुस्से से कहा। पता नहीं, मैं इसके कांड में हमेशा फंस जाता हूं। सूर्या अपनी आंखें छोटी करते हुए मन में बोला। वहीं अश्विनी अपनी गाल को एक उंगली से खुजाते हुए बोली, हनी तुमने इन्हें हवा में क्यों उठा रखा है? इन दोनों को तेल में तलने वाले हो क्या? जैसे ही अश्विनी ने ये कहा दोनों बच्चे आंखें फाड़े अश्विनी की तरफ देखने लगे। सूर्या बोला, मोम क्या आप हमें धोखा दे रही हैं? आप डैड की साइड कैसे हो सकती हैं? देव खुद को छुड़ाते हुए, डैडी हमें खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, प्लीज छोड़िए। तभी अहान अपनी सर्द आवाज में बोला, दिमाग खाना बंद करो और जाकर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ वरना खिड़की के बाहर फेंक दूंगा। ये सुन बच्चे डर की वजह से शांत हो गए। वहीं अश्विनी हैरानी से अहान को देख रही थी। उसने सोचा, क्या मेरा पति त्रेता युग में एक मायावी दानव था जो बच्चों को डराकर रखता था? हाँ शायद होगा। तभी तो बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को राक्षसों वाली कहानी सुनाकर उन्हें सुलाते थे। ये सब सोचते हुए उसने अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा जिनका चेहरा अहान की धमकी सुन लटक गया था। अहान ने उन्हें नीचे उतार दिया और नीची गर्दन कर उन्हें घूरते हुए देखने लगा। उन दोनों ने ही अपना सर इस वक्त नीचे झुका रखा था। तुम लोग जा रहे हो या मैं? अद्वैत की बात को बीच में काटते हुए सूर्या बोला, नहीं नहीं हम जा रहे हैं। कहते हुए वो वहां से भाग गया। मैं भी जा रहा हूं और आज आपके साथ गार्डन में घूमी घूमी नहीं करूंगा हूँ। देव नाक सिकोड़ते हुए बोला और वहां से भाग गया। मेरे बच्चों को डराकर भगा दिया। अश्विनी कहते हुए अपना सर उठाकर देखती है मगर अगले ही पल वो शौक रह जाती हैं क्योंकि अहान ने उसकी बाह पकड़ ऊपर हवा में उठा लिया था और वो गुस्से से उसे घूर रहा था। तुमने मुझे हवा में क्यों उठा रखा है? कहीं तुम मुझे खिड़की से बाहर फेंकने तो नहीं वाले? अश्विनी डरते हुए अद्वैत की ऑलिव ग्रीन आंखों में देख बोली। नो वाइफी, मुझे तुमसे कुछ और ही चाहिए। कहते हुए अहान अश्विनी को बाथरूम ले गया और अंदर से डोर लॉक कर दिया। अहान ने अश्विनी को बाथटब में लेटा दिया और नीचे बैठ गया। तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कल मैंने कैसे उस युवान की बैंड बजा दी थी। वैसे वो है कहाँ? अश्विनी ने पूछा। अहान उसे घूरते हुए धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, पूछ रही हो गुस्से में हूं? मैं तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुमने खुद के सर पर फ्लावर वॉश मार लिया। क्या तुम पागल हो? अश्विनी बोली, किसी की बर्बादी के लिए थोड़ा खून तो बहाना ही पड़ता है। आफ्टर ऑल वो इस गेम का एक प्यादा था जो वजीर बन किन को मारने जा रहा था, इसलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा।
आहान अश्विनी की बाहें कसकर पकड़ आंखों में आंखें डालते हुए बोला, गेम में बहुत से हर स्टेज पे खिलाई आएंगे तो क्या सबके लिए अपना खून बहाती रहोगी? हर चीज प्रूफ करने के लिए खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। वाइफी, आइंदा अगर खुद को किसी की खतरे में डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू आर माई वीक पॉइंट। जैसे जैसे आहान बोल रहा था, अश्विनी किसी अच्छे बच्चे की तरह अपनी पलकें झटपका रही थी। अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आहान उसके फहद पर किस करते करते हुए बोला। अश्विनी ने नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, पर अगर तुम स्यो हो जाओ अब युवान, तो क्या कोई भी हमारे बीच कभी नहीं आएगा? अगर कोई आएगा भी तो मैं उसे वहां भेज दूंगा जहां जाना आसान है और लौट आना इम्पॉसिबल होगा। आहान अश्विनी की ड्रेस खोलते हुए बोला। अश्विनी ये सुन अपना थूक गटकती है, मगर तभी उसने आहान के हाथों की तरफ देखा जो उसके कपड़े ओपन कर रहे थे। आहान, अभी मैं ठीक नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकती। ये सुन आहान बीच में रुक अश्विनी को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। आहान बिना किसी इमोशन के बोला, वाइफी, शायद तुम्हें एक और नए दिमाग की जरूरत है क्योंकि ये वाला काफी डर्टी हो गया है। और वो क्यों? अश्विनी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम इस वक्त जैसी हालत में हो उसमें अभी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें स्पंज बात दिलाने वाला हूं। कहते हुए आहान ने उसकी शर्ट को खोल दिया। आहान ने कल रात ही उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। ये सुन अश्विनी बड़े ही प्यार से आहान को देखने लगी। क्या तुम मुझे सच में नहलाने वाले हो? अश्विनी ने पूछा। आहान अरोगेंट वॉइस में बोला, आई थिंक तुम्हें दिमाग के साथ साथ नए कान की भी जरूरत है। अब क्या गलत कह दिया मैंने? अश्विनी लेजी होला बोली। आहान धीमे से बोला, मैंने जो कहा वो कर रहा हूं, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली वाइफी। कहते हुए आहान ने उसके लोवर को भी निकाल दिया। अब अश्विनी सिर्फ इनर कपड़ों में थी। उसका फिगर हावर ग्लास शेप का था, विस्ट स्लिम थी और नावेल वर्टिकल शेप की थी। उसकी टांगे भी काफी लंबी और पतली थी। आहान ने उसका सर अच्छे से बाथटब के कोना पर टिका दिया ताकि गलती से भी पानी की एक बूंद भी उसके सर पे ना चली जाए। आहान अब उसे स्पंज बाथ दे रहा था। उसके हाथ अश्विनी की बॉडी पर चल रहे थे, मगर अश्विनी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रही थी। उसे आहान का उसको यूं छूना ही एक अलग सा प्लेजर देता था। वो आहान को बेशर्मों की तरह घूर रही थी। बेबी, तुम भी मेरे साथ नहाओ। वैसे भी 13x करने के बाद हमने कभी शावर वाला रोमांस नहीं किया, वहीं जैसे 365 डेज मूवी में हुआ था। कहते हुए अश्विनी ने आहान की तरफ देखा। वहीं आहान के साथ ये सुन बीच में ही फ्रीज हो गए और वो अपनी नजरें उठाकर अश्विनी की आंखों में देखने लगा जो उसे ताड़ रही थी। आहान के कानों में तभी एक 6 साल की बच्ची की आवाज गूंजी जो मिनी स्विमिंग में थी, डेविल, तुम भी मेरे साथ नहाओ। बेबी, तुम भी मेरे साथ नहाओ। वैसे भी 13x करने के बाद हमने कभी शावर वाला रोमांस नहीं किया, वहीं जैसे 365 डेज मूवी में हुआ था। कहते हुए अश्विनी ने आहान की तरफ देखा। वहीं आहान के साथ ये सुन बीच में ही फ्रीज हो गए और वो अपनी नजरें उठाकर अश्विनी की आंखों में देखने लगा जो उसे ताड़ रही थी। आहान के कानों में तभी एक 6 साल की बच्ची की आवाज गूंजी जो मिनी स्विमिंग में थी, डेविल, तुम भी मेरे साथ नहाओ। तभी अश्विनी की बातों से उसका ध्यान टूटा। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ओ कोम ऑन, शर्माने की जरूरत नहीं है, आजकल सब कपल्स करते हैं। आहान उसके करीब आया और उसके कानों में अपनी हुस्की वॉइस में बोला, तुम्हारी हिम्मत ठीक से खड़े होने की नहीं और तुम रोमांस करना चाहती हो। एक बार ठीक हो जाओ, बेड से भी नहीं उठ पाओगी। कहते हुए आहान उसे ईयरलोब पर बाइट करता है जिससे अश्विनी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। मल्होत्रा मैंशन में धनंजय बिजनेस सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और वो आज ही मैंशन में लौटा था। वो कॉफी पीते हुए गुस्से से न्यूज देख रहा था। डर केस में फंसे युवान हुड्डा पॉप सिंगर अश्विनी के रेप की कोशिश के कारण इस वक्त जेल में बंद है। पता लगा है नताशा की सगाई मल्होत्रा खानदान की छोटी बेटी नताशा के साथ इसलिए हो रही थी ताकि मल्होत्रा खानदान में हुड्डा खानदान पैसे इन्वेस्ट कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। मिताली शांति से बैठ ये न्यूज देख रही थी। न्यूज एंकर ने आगे कहा, इस स्कैंडल की वजह से हुड्डा खानदान के शेयर्स भी तेजी से डाउन हो गए हैं और उनका सारा बिजनेस एक ही रात में बैंकरप्ट हो गया है, जिससे नताशा ने उसी टाइम युवान के साथ हुई एंगेजमेंट को तोड़ लिया था। वो मनहूस हमारी किसी भी पार्टी में आती है वो शुभ काम मातम में बदल जाता है। इससे अच्छा तुम्हें उसे बुलाना ही नहीं चाहिए था, मीनाक्षी ने गुस्से से कहा। धनंजय गुस्से से बोला, मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे ये सब अश्विनी और उसके सो कॉल्ड हस्बैंड का ही किया धरा है ताकि कोई भी इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट ना कर सके। मिताली गुस्से से, तो आप कुछ करोगे भी या नहीं? डैड, डैड,
नताशा चिल्लाते हुए आगे आए, जिसे सुन मिताली हैरत से बोली, अब तुम क्यों तो रही हो? इन सब में तुम्हारे थोड़ी ना ट्रोल किया जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग देखिए डैड, कल रात किसी ने पार्टी में छुपकर बनाई थी। मुझे तो लगता है ये भी ना उस कमीनी का ही किया धरा होगा। उसी ने ही मुझे बदनाम करने के लिए ये रिकॉर्डिंग अमन को सेंड की थी। नताशा फोन में पार्टी वाले उन ड्रामा को दिखाते हुए बोली। कैसी रिकॉर्डिंग? कहते हुए नताशा धनंजय के पास बैठ मोबाइल में उस रिकॉर्डिंग को देखने लगी जो जस्ट अभी वायरल होना स्टार्ट हुई थी। नताशा सोफे पर बैठ रोते हुए धनंजय को हक कर बोली, मैंने जो डिजाइन सेल करने में मेहनत की थी, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो डायन मेरा पूरा करियर खा गई। पापा, मम्मा ने सही कहा था, उसे पार्टी में हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो सिर्फ एक मनहूस है। कहते हुए रिमा जोर जोर से रोने लगी। धनंजय बिना किसी भाव के फोन बंद कर साइड में रख देता है और नताशा के सर पर टैप कर उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। इसमें धनंजय की कोई गलती नहीं है। जैसे ही धनंजय ने ये कहा, दोनों उसे हैरत और गुस्से से देखने लगी। डैड, आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? नताशा ने गुस्से से कहा। मिताली बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे घर में आज जो कुछ भी हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक मुसीबत तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाडली ला रही है। धनंजय खड़ा होते हुए बोला, मैं चेहरा पढ़ने में कभी गलती नहीं करता। अश्विनी उस दिन जब गुस्से से आहान के साथ मल्होत्रा मेंशन से चली गई, तब मैंने उसकी आंखों में बदलाव देखे थे। वो बिल्कुल बदल चुकी थी और बदले की भावना उसकी आंखों में साफ थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये वही आशु थी जिन्हें तुम लोग कभी डराकर रखा करते थे। इसका मतलब उसे एमी, मिताली इससे पहले आगे बोलती धनंजय ने पैनी नजरों से उसे देखा तो वो शांत हो गई। प्रशांत बोला, अगर उसे असके बारे में कुछ भी पता होता तो वो अब तक इतनी शांत नहीं बैठती। उसे तो इन भी याद नहीं उसका बचपन उसकी माँ के साथ कैसे गुजरा होगा। डैड, तो फिर वो चाहती क्या है? नताशा ने पूछा। धनंजय, बर्बादी। क्या? कितली ने कहा। वो बोला, सही सुना, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। प्रशांत ने आगव कहा, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, मगर वक्त के साथ साथ उसके बात करने के लहजे से मैं ये समझ गया था वो बड़ी हो गई है और अब सिर्फ मल्होत्रा खानदान की बर्बादी चाहती है। मिताली गुस्से से, ये भी उसकी माँ चाहती थी मगर वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इन सब में तुम्हारी माँ। आगव बोल, मीनाक्षी इससे जरूर थोड़ा हड़बड़ा गई थी। धनंजय लंबी सांस लेते हुए, जो हुआ उसे भूल जाओ माँ, वो अब बेवकूफ नहीं है। मुझे लगता था नताशा अपनी बहन से छोटी ही सही मगर काफी ज्यादा समझदार है, इसलिए वो इस खानदान पर राज करेगी, मगर अब ऐसा लगता है कि खबरदार, अगर उस मनहूस की बेटी को मल्होत्रा एम्पायर की क्वीन बनाया तो क्वीन तो दूर, मैं उसे यहाँ की नौकरानी बनते हुए भी नहीं देख सकती, मिताली ने चिल्लाकर कहा। वहीं नताशा की मुट्ठियां आपस में कस गई थी, जैसे ये एम्पायर खो जाने का डर सता रहा था। मैंने ये नहीं कहा वो इस खानदान में आएगी। अगर ये लड़की अभी भी ऐसी हरकतें कर नेगेटिव पब्लिसिटी गेन करती रहेगी तो ये खानदान को संभालने से पहले ही इसे कब्रिस्तान बना देगी। धनंजय गुस्से से नताशा की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला। नताशा ने आगे कहा, अगर तुम अब भी नहीं सुधरी तो तुम्हारी जगह किसी तीसरे को मिल जाएगी और इस बार वो कोई बेवकूफ नहीं होगा। कहते हुए धनंजय मिताली को देखता है जो गुस्से से वहां से चला जाता है। एक खूबसूरत लेक के पास शाम का वक्त है। सूरज ढल रहा है और हल्का सा ठंडा हवा का झोंका चल रहा है। आरव और वेदिका एक बेंच पर बैठे हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है जो दोनों के दिल की बात करने का इंतजार कर रही है। आरव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वेदिका, तुम्हें पता है ना, 2 महीने हो गए हैं, तुमने अब तक मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। वेदिका थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखती है, हल्की सी शर्माती हुई। आरव, मुझे लगा था तुम समझ गए होगे। आरव नजर मिलाकर बोला, समझने की कोशिश तो की थी, पर तुम्हारा एक हाँ सुनना चाह रहा हूँ। तुम्हारे बिना सारी बातें अधूरी लगती है। तुम्हारे दिल की बात सुननी है, वेदिका। वेदिका अपनी नजर झुकाकर हल्की आवाज में बोली, आरव, मुझे वक्त चाहिए था खुद को समझने के लिए, पर अब मुझे यकीन था। आरव दिल थाम के बोला, क्या यकीन है, वेदिका? वेदिका उसकी आंखों में देखते हुए, यही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, हमेशा करती थी, बस बोलने की हिम्मत नहीं थी। आरव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है। वो वेदिका के करीब झुकता है, उसकी आंखों में देखते हुए। आरव मस्ती करते हुए बोला, बोलकर बताओ। वेदिका शर्माते हुए बोली, नहीं, मुझे शर्म आती है। आरव उसे घूरते हुए देखता है।
वेदिका डर जाती है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई लव यू टू। आरव ये सुन कसकर उसे हग कर लेता है। कुछ देर बाद फिर उसके कानों में गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, इतने दिन का इंतजार करवाया, इसका पेनल्टी तो मिलेगा। वेदिका कंफ्यूज होते हुए उससे बोली, पेनल्टी? वो क्या है? आरव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें अब मेरी हर बात सुननी पड़ेगी, हर वक्त मेरे साथ रहना पड़ेगा, और सबसे जरूरी, तुम्हें मुझे ये बात रोज याद दिलानी पड़ेगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वेदिका शर्माते हुए उसके करीब हो जाती है। दोनों के बीच दूरियां खत्म होती हैं और एक छोटी सी खामोशी बढ़ने लगती है। आरव अपना हाथ वेदिका के गाल पर रखता है, उसकी आंखों में प्यार से देखता है। आरव धीरे से बोला, वेदिका, क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूं? वेदिका के दिल की धड़कन तेजी से सुनाई देती है, धीरे से सिर हिलाती है, क्या? आरव उसके और करीब झुकता है। दोनों के बीच बस एक सांस का फासला रह जाता है। हवा और ठंडी लगने लगती है, पर उनके बीच का प्यार सब कुछ भुला देता है। आरव अपनी उंगलियों से वेदिका के बालों को हल्का सा सुलझाता है। वेदिका मस्ती भरे अंदाज में बोली, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे इतना प्यार करने की परमिशन मिलेगी? आरव स्मर्क करते हुए बोला, तुमसे ज्यादा प्यार करने का परमिशन मुझे खुद दिल ने दे दिया है। तभी वेदिका उसे घूरते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूं? उसका सवाल सुन आरव की स्माइल गायब हो गई। वेदिका ये देख जाने लगी मगर आरव ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अश्विनी पहले मेरा जुनून थी, मैं उसे पाना चाहता था और जब मुझे पता चला वो मेरे ब्रोक की वाइफ होने वाली है, तब मैं और भी ज्यादा पागल हो गया था। मैं पहले उससे नफरत करता था। ये सुन वेदिका शॉक्ड हो गई। आरव उसे सब बातें बता देता है। वेदिका हैरान थी। आरव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नाउ आई एम चेंज्ड। भाभी अच्छी है, वो तुम्हें यहाँ लेकर इसलिए आई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। वो मिलवाना चाहती थी। उन्होंने मुझे प्यार और ऑब्सेशन के बीच फर्क बताया था। मेरा ऑब्सेशन उनसे खत्म हो गया और तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। वेदिका उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। दोनों हंसने लगते हैं। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे में खो जाते हैं। आरव धीरे से वेदिका का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसे अपने करीब खींचता है। मुझे अपनी प्यास बुझानी है, आरव उसके लिप्स को देखते हुए बोला। वेदिका शर्माकर अपनी पलकें झपका देती है और उनका पहला किस वहीं लेक के पास होता है, जो उनके प्यार को एक नई शुरुआत देता है। आरव एक एक्टर था, पर उसने कभी किसी को किस नहीं किया था। वो पहले अश्विनी को करना चाहता था मगर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। अब वेदिका उसके दिल में बसने लगी थी। वेदिका कुछ देर बाद बोली, आरव, तुम्हें पता है ना, अब तुम्हें मुझे कभी छोड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आरव मुस्कुराते हुए बोला, वेदिका, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और शाम के सुकून में उनका प्यार महकता है। चित्रा ऑफिस के बाद कार से घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे भूख लगती है, तो वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुक जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि कोई उसे देख रहा है और फोन पर किसी से बात कर रहा है। चित्रा एक कोने की टेबल पर बैठी होती है, फोन स्क्रॉल करते हुए अपने खाने का इंतजार कर रही है। कुछ दूरी पर बैठा एक आदमी चोरी छिपे उसे घूरते हुए फोन पर बात कर रहा होता है। आदमी धीमी आवाज में फोन पर बोला, यही है वही लड़की जो सत्विक के साथ देखी थी, मुझे लगता है उसकी गर्लफ्रेंड है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स बोला, समझ गया, काम शुरू करो। वो फोन काट देता है और रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े दो लोगों को इशारा करता है। दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। चित्रा के सामने खाना आ चुका है। वो खाने की शुरुआत करती है, तभी दो आदमी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। पहला आदमी बोला, मैडम, बाहर आइए, जरूरी बात करनी है। चित्रा चौंकते हुए, पर मैं आपको जानती भी नहीं। वो बोला, जरूरी बात है, बाहर आकर करनी है। चित्रा अपना बर्गर खाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी, जो करनी है यही करो। दूसरा आदमी गन दिखाते हुए, चुपचाप चलो वरना यही तमाशा होगा। ये देख रेस्टोरेंट के लोग डर गए। ओके, इन लोगों को कुछ मत करना, मैं आती हूँ। डरी हुई चित्रा अपनी सीट से उठती है। दोनों उसे रेस्टोरेंट के बाहर ले जाते हैं और एक वैन में धक्का देकर बैठा देते हैं। सत्विक का ऑफिस। सत्विक अपने ऑफिस में जरूरी फाइल्स पढ़ रहा था। सामने लैपटॉप में किसी के मर्डर की पिक थी। वो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। सात्विक देखता है, उसे किसी अजनबी नंबर से कॉल आती है। सत्विक फोन उठाते हुए, हाँ, कौन?
दूसरी तरफ से कोई बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे पास है। सत्विक आईब्रोज से कोड़, कौन, किसकी बात कर रहे हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। दूसरी तरफ से कोई बोला, अरे वही जो तेरे साथ कल घूम रही थी। अगर उसे जिंदा देखना है तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। सत्विक का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अपनी टेबल से खड़ा हो जाता है। तभी कॉलर उसकी फोन पर चित्रा की बंधी हुई फोटो भेजता है। सत्विक तस्वीर देखकर बोला, चित्रा। उसने गुस्से से कहा, ये सब ड्रामा बंद करो। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। आवाज हंसते हुए, कहानी मत सुना, मुझे सब पता है। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन, वरना उसकी लाश ही मिलेगी। सत्विक गुस्से से फोन को कसकर पकड़ता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसका दिमाग शांत रहने की कोशिश करता है। सत्विक बोला, तुम्हें चाहिए क्या? वो बोला, सिंपल, मेरे बॉस को छुड़वा दे। तेरा सीबीआई बैच बड़ा पावरफुल है ना? अब देखता हूं तेरे कनेक्शंस कितने काम आते हैं। सत्विक गुस्से में, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारी ये गेम ज्यादा देर नहीं टिकेगी। धमकी देना बंद कर, मेरी शर्तें मान, वरना अंजाम बुरा होगा। तभी चित्रा की रोती हुई आवाज आए, सात्विक प्लीज सेव मी, दे विल किल मी। उसकी आवाज सुन सात्विक के हाथ कांपने लगे थे। उसे खुद भी नहीं पता क्यों। वो बोला, रिलैक्स चित्रा, मैं आता हूं। फिर गुस्से से उस आदमी से, किसे बचाना है? भास्कर, जिसे तूने जेल पहुंचाया था। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा सात्विक का चेहरा सर्द पड़ गया। कॉल रब तक कट हो गया। तभी एक ऑफिसर वहां आए। उसने जब सात्विक को परेशान देखा वो पूछने लगी। सात्विक बोला, ये नंबर ट्रैक करो। कौन सा सर? जवाब का टाइम नहीं, फास्ट करो। वो ऑफिसर अपना सिर हाँ में हिलाकर चली गई। कुछ देर बाद वो आई और उसने कहा, सर मिल गई लोकेशन। सात्विक लोकेशन को फॉलो कर रहा होता है। स्क्रीन पर लोकेशन एक सुनसान गोदाम की तरफ इशारा कर रही होती है। वो गुस्से और घबराहट से भरा हुआ जल्दी से अपनी टीम को अलर्ट करता है। सत्विक फोन पर बोला, मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूं, बैकअप भेजो। लेकिन ध्यान रखना, कोई मूव गलत हुई तो वो लोग चित्रा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टीम मेंबर बोला, सर लोकेशन कंफर्म हो गई है। गोदाम के पास एंट्री पॉइंट्स पर आपको वेट करना चाहिए। सत्विक बोला, वेट करने का टाइम नहीं है, मैं अंदर जा रहा हूं। गोदाम और रात का वक्त। गोदाम के अंदर अंधेरा और सन्नाटा है। कोने में चित्रा को एक कुर्सी से बांधकर रखा गया है। उसके पास दो गुंडे गन लेकर खड़े हैं। पहले गुंडा ने कहा, भैया को फोन करो, पूछो अब क्या करना है। दूसरा गुंडा फोन लगाते हुए बोला, भाई, लड़की से पूछताछ शुरू करें या रुके? तभी गोदाम का मेन गेट धीमे से खुलता है। सत्विक अंदर दाखिल होता है। अपनी गन हाथ में लेकर आया था। उसे देख चित्रा की आंखें खुशी से भीग गई थी। फाइनली तुम आ गए, चित्रा मन में बोली। सत्विक चीखते हुए बोला, चित्रा को छोड़ दो, वरना यही तुम्हारी आखिरी रात होगी। गुंडा हंसते हुए बोला, बड़ा हीरो बन रहा है, लेकिन यहां तेरी धमकियां नहीं चलेंगी। गुंडे सत्विक की तरफ गन तानते हैं। सत्विक एकदम फुर्ती से एक गुंडे को कवर के पीछे से शूट करता है। दूसरा गुंडा घबराकर चित्रा की तरफ गन घुमाता है। दूसरा गुंडा चित्रा के सिर पर गन रखते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया, तो इसे यहीं उड़ा दूंगा। सात्विक की आंखों के सामने रायना वाले फ्लैशबैक्स आने लगे। रायना तो मर गई थी, उस धोखेबाज को वो बचा भी नहीं पाया था, मगर अब वो नहीं चाहता था चित्रा भी मर जाए। सत्विक सख्त लहजे में, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? छोड़ दे उसे, वरना तेरा अंजाम भी बुरा होगा। सत्विक धीरे धीरे अपनी गन नीचे करता है और बातों में गुंडे को उलझाता है। तभी पीछे से बैकअप टीम अंदर घुसती है और गुंडे को काबू में कर लेती है। सत्विक तेजी से दौड़कर चित्रा के पास पहुंचता है और उसकी रस्सियां खोलता है। चित्रा डरी और थकी हुई नजर आ रही होती है। चित्रा धीकी आवाज में बोली, आई एम सॉरी सत्विक, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम भी इसमें फंस गए, मैं तो बस खाना खाने गई थी। सत्विक जल्दी से बोला, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चित्रा के होठों पर स्माइल आ गई। सत्विक चित्रा को उठाकर बाहर ले जाता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। दूसरी तरफ वही आवाज होती है। दूसरी तरफ फोन पर बोला, मेरा पहला शिकार बचा लिया तूने, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार ऐसी चाल चलूंगा कि तेरा दिमाग भी घूम जाएगा। तैयार रहना, सत्विक। कॉल कट जाती है। सत्विक गुस्से से फोन को देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है।
सत्विक उन सब गुंडों को अरेस्ट कर लेता है और अपनी टीम के मेंबर से बोलता है, भास्कर के बाकी आदमियों को भी अरेस्ट करो वरना फिर से वो लोग किसी मासूम की जान लेने की कोशिश करेंगे। ओके सर, सात्विक चित्रा को देख बोला, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। चित्रा अपना सर हाँ में हिला देती है। अगली सुबह अश्विनी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी मगर आज वह लेट उठी थी। वहीं नीचे देव और सूर्या डाइनिंग टेबल पर शांति से नाश्ता कर रहे थे। तभी अश्विनी बाथरूम जाने ही वाली थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा नताशा उसे कॉल कर रही थी। अश्विनी ने ईविल आधा समय के साथ कॉल पिक किया और कहा, हेलो नताशा बेबी कैसी हो? नताशा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बिच, वो वीडियो तुमने बनाकर वायरल की थी ना? अमन को बुलाने का मकसद भी तुम्हारा ही था ना? झूठ मत बोलना वरना क्या भौंक तुम रही हो और बिच मुझे बुला रही हो। वेल लोगों को रियलिटी चेक देना भी बड़ा जरूरी होता है। मल्होत्रा खानदान के बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। इन इजी वे अब मैं हर मल्होत्रा को बर्बाद कर दूंगी। अश्विनी ये बोलते हुए काफी डेंजरस लग रही थी। नताशा भी उसका ऑरा फील कर एक पल के लिए हेजिटेट करने लगी थी। दो डैड वाज राइट, शी जस्ट वांट्स टू किल ऑल मल्होत्राज, नताशा बोली। उसने अश्विनी से कहा, डू यू थिंक डैड तुम्हें ऐसा करने देंगे? अश्विनी ने कहा, ओम, पहले तो मैं अपनी माँ का पता लगाऊंगी। वो राज जो वो जानती है अपने बाप से पहले देना। अगर उसने मुझे अपनी माँ के सीक्रेट्स नहीं बताए तो मैं अपने तरीके से उन सीक्रेट्स को निकलवाऊंगी और बिलीव मी जब मैं निकलवाऊंगी तो दर्द सारे मल्होत्रा को ऐसे ही होगा जैसे बिना एनेस्थीसिया के पेशेंट का ऑपरेशन करते टाइम होता है, या फिर उससे भी बुरा। बोलते हुए अश्विनी ने कॉल कट कर दिया। नताशा अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गई थी। उसने कांपती हुई आवाज के साथ चिल्लाकर कहा, मॉम। मिताली अंदर आई और बोलने लगी, क्या है नताशा, चिल्लाई क्यों थी तुम? नताशा हंस रही थी। मिताली ने उसे बेड पर बैठाया और उसे पानी दिया। लो पियो और मुझे बताओ क्या हुआ है। तभी उसकी नजर नताशा के हाथ में मौजूद फोन पर गई। जब उसने अश्विनी की कॉल को कट पाया उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। तो ये उस मनहूस का कॉल था, मिताली ने खुद से कहा। वो नताशा के कंधे पकड़ बोली, मुझे बताओ क्या कहा उस मनहूस ने तुम्हें? क्या उसने तुम्हें कोई धमकी दी? तुम उससे इतना डर क्यों रही हो, मुझे बताओ। नताशा बोली, मॉम अश्विनी ने कहा है वो सब मल्होत्रा को मार डालेगी। ये तो बस वो शुरुआत कर रही है मगर जल्दी वो अपनी माँ के सीक्रेट्स जानेगी। अगर उसे पता चला आप भी इस गेम में इन्वॉल्व हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगी। शी इज चेंज्ड, शी इजंट स्टूपिड एनीमोर, व्हाट शुड वी डू? मिताली भी ये सुन चिंता के पड़े गई थी मगर उसने नताशा की संभालते हुए कहा, वो कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हारे डैड मल्होत्रा को बर्बाद होने नहीं देंगे। देखना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। उसने युवान को जेल पहुंचा दिया मगर जेल में भी उसका कोई निशान नहीं है, मतलब साफ है वो एएसआर की कैद में है। नताशा को ये इसलिए पता चला क्योंकि वो अभी भी युवान से प्यार करती थी और उसकी बेल करवाने गई थी। मगर उसे वहां युवान नहीं मिला था जिससे वो समझ गई थी युवान जरूर एएसआर की कैद में होगा। मिताली ने नताशा के आंसू पोंछते हुए कहा, युवान और तुम्हारे डैड में जमीन आसमान का फर्क है। युवान कच्चा खिलाड़ी है, वो अपनी हरकतों से पकड़ा गया था मगर तुम्हारे डैड इतने क्राइम्स करने के बाद भी आज तक पकड़े नहीं गए। लेट मी टॉक टू हिम। दूसरी तरफ बाथरूम में अश्विनी शावर के नीचे खड़ी थी। पानी उसके बालों से होकर पूरे बदन पर गिर रहा था। तभी उसे अपने पीछे गर्मी का एहसास हुआ। अश्विनी के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। तभी पीछे से कोई लंबा चौड़ा शख्स उसे हग कर लेता है। उसकी बैक उस इंसान के मस्कुलर सीन से टच हो रही थी। अश्विनी उसके हाथों को छूकर मुस्कुरा कर बोली, हबी, आई वॉन्ट योर लव वाइफी। आहान अपनी ब्रीथ टेकिंग वॉयस में अश्विनी ने कानों में धीरे से बोला। अश्विनी पलटते हुए उसकी आंखों में देख बोली, आई एम योर्स बई, जैसे चाहो वैसे छू सकते हो। बोलते हुए अश्विनी के हाथ आहान की मस्कुलर बैक पर बंध गए थे। रियली, बट रात जो हुआ उस तुम ऑलरेडी लेट उठी हो, आहान बोला। अश्विनी चिढ़ते हुए बोली, हाँ जंगली तो तुम हो ही। फिर उसके चेस्ट पर अपने हाथ काफी सेंसिबली वे से फिराते हुए बोली, मगर मुझे तुम्हारा जानवर पसंद है। अश्विनी अपनी अकेले ऊपर उठाती है और अपने लिप्स आहान के लिप्स पर रखकर पैशनेटली उसे किस करने लगती। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन, कभी बालों कभी बैक पर चल रहे थे। आहान के हाथ उसकी बॉडी, उसकी कमर, उसके हर हिस्से को छू रहे थे। आहान उसके होठों को चूमे जा रहा था। शावर का गर्म पानी उन दोनों पर गिर रहा था मगर असली गर्मी तो उनकी बॉडी से निकल रही थी।
आहान ने एग्रेसिवली अश्विनी को दीवार से सटा दिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा था। अश्विनी आहें ले रही थी, वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी क्योंकि आहान बहुत जंगली हो रहा था, मगर आहान उसे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। वो उसे आधे घंटे तक ऐसे ही प्यार करता रहा। ये रोज का था। आहान की पावर अश्विनी मुश्किल से टॉलरेट कर पाती थी, मगर उसे आहान का प्यार अच्छा लगता था। दूसरी तरफ लेट मी टॉक टू हिम बोलते हुए मिताली उसके डैड को कॉल करती है। पीछे से धनंजय की आवाज आए, क्या है, क्यों कॉल किया? धनंजय गुस्से में लग रहा था, जिससे सुन मिताली गहरी सांस लेते हुए बोली, आप हम पर गुस्सा करते रहेंगे और उधर आपकी बेटियां मौका का फायदा देख हमें मार डालेंगी। अश्विनी, क्यों ना, आपकी कोई तीसरी बेटी भी है क्या, या बेटा? वैसे भी आप उस दिन बोल रहे थे अगर नताशा ऐसे ही हरकत करती रहे तो मल्होत्रा एम्पायर का वारिस कोई और बन जाएगा। मिताली का टोन सुन धनंजय एग्रेसिव होकर बोला, बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ क्या किया है अश्विनी ने। मिताली बोली, धमकी दी है, बोल रही है मल्होत्रा खानदान के उल्टे दिन शुरू, अब इसे कब्रिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुन धनंजय ईविल की तरह मुस्कुराया और बोला, ओह यही बताना था, वेल ये तो मैं काफी टाइम से जानता हूं। जब आपको सब पता है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? आप उसे मार। शश, मैं उसे नहीं मार सकता। यू नो वेरी वेल, क्यों? तुम ये अच्छे से जानती हो वो कौन है। अगर उन लोगों को पता भी चला तो मल्होत्रा एम्पायर में से कोई नहीं बचेगा। बोलते हुए वो कॉल कट कर देता है। डैड पागल है, नताशा गुस्से से बोली। डैड पागल नहीं, डैड को बैकअप प्लान रखना और उनका इस्तेमाल करना अच्छे से आता है, मिताली बोली। नताशा कंफ्यूज होकर, कैसा बैकअप प्लान मॉम? यानी मेरी जगह वो अपने बैकअप प्लान से अश्विनी को बना देंगे? मिताली बोली, नहीं, ये कोई एम्पायर नहीं है। असली एम्पायर तो काफी बड़ा है जो तुम सोच भी नहीं सकती। अश्विनी क्या है, कौन है, उसे खुद भी नहीं पता। नताशा ने कहा, कौन है अश्विनी और कौन सा एम्पायर मॉम? क्या कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मुझसे छुपाए जा रहे हैं? मिताली बोली, बहुत से राज मल्होत्रा एम्पायर में दफन हैं जो टाइम आने पे बाहर निकलेंगे। नताशा ने आगे नहीं पूछा क्योंकि वो जानती थी अगर वो पूछेगी वैसे भी कोई उसे घंटा नहीं बताएगा, इसलिए वो चुप रही। राठौड़ मैंशन में अश्विनी ने अपने कपड़े पहन लिए थे और वो घूरते हुए अहम को देख रही थी। अहम मिरर के सामने खड़ा था और अपने बेल्जर को सेट कर रहा था। उसने जब अश्विनी को खुद को घूरते हुए पाया उसके होठों पे ईविल स्मिक आ गई। ये देख अश्विनी पास खड़ा कुछन उसके ऊपर फेंक कर मारती है, मगर अहम उसे कैच कर लेता है। बहुत हंसी आ रही है ना डेविल? अश्विनी किसी छोटे बच्चे की तरह उस पे गुस्सा करते हुए बोली। उसकी नाक सिकुड़ी हुई थी। अहम उसके पास आया और उसके चेहरे पे झुका, उसकी आंखों में फ्लिटी तरीके से देखते हुए बोला, वाइफी, तुमने ही तो कहा था ना तुम्हें मेरी स्माइल पसंद है। मगर तुमने मुझे दर्द दिया, इतना भी एग्रेसिव नहीं होना था ना। अश्विनी रोते हुए बोली। अहम उसे हक कर लेता है। सिर्फ अहम को ही इसे दर्द देने का हक था और वो उसे प्यार करके दर्द देता ना कि ऐसे। वाइफी, तुमने ही मुझे कहा था मैं तुम्हारी हूं, जैसे चाहे छू सकते हो। अहम सोफे पर बैठ उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला। अश्विनी अपनी पैरों को हल्का मूव कर नजरें नीचे कर बोली, मुझे क्या पता था रात से भी ज्यादा वाइल्ड निकलोगे। अहम उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, ओके अब से जेंटल रहूंगा। झूठ बोल रहे हो, अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। अहम गहरी सांस लेते हुए बोला, फाइन, मैं खुद को कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगा वाइफी। इस पर अश्विनी मुस्कुरा देती है। वो तभी अपनी इंडेक्स फिंगर अहम की चेस्ट पे गोल गोल घूमते हुए अपनी एंकल मूव कर बोली, वैसे हस्बैंड, मुझे ना एक बेबी गर्ल चाहिए। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा अहम उसकी फिंगर को पकड़ लेता है और धीमी आवाज में बोलता है, वाइफी, अब तुम मुझे फिर से वो सब करने को मजबूर कर रही हो। अश्विनी अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। अश्विनी ने ये कहा, अहम के होठों पर स्मिक आ गई। आई कैन कंप्लीट योर विश, अहम हस्की वॉइस में बोला। अश्विनी को शर्म आ रही थी। अहम उसे बोला, बट अभी तुम उस हालात में नहीं हो, आई गेस तुम्हें अभी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं, मैंने ट्विन को जन्म दिया है। अहम तभी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख अश्विनी जल्दी से उसकी गोद से जंप कर जाती है और खड़ा होते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मजाक कर रही थी, अभी हम बाद में वो सब करेंगे। बोलते हुए अश्विनी रूम से बाहर भाग गई। अहम के होठों पर स्माइल थी जो उसके लुक्स को और भी एलिगेंट बना रही थी। तभी उसके कानों में अश्विनी के शब्द गूंजने लगे, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। अहम का भी मन अब एक और बच्चा पैदा करने का कर रहा था। वो एक बच्ची का पापा बनना चाहता था।
वो अपने हाथों में एक छोटी सी बच्ची को इमेजिन कर रहा था। दूसरी तरफ ईशानी धीरे से उस जगह के अंदर आई जहां वेदिका ने उसे बुलाया था। हर तरफ अंधेरा था और सिर्फ रेड बैलून्स और स्कैटर्ड पेटल्स का एक ट्रेल था। कैंडल्स जल रही थी। उसका दिल घबराया हुआ था। उसने हल्की आवाज में कहा, ये वेदिका की लड़की मुझे यहाँ क्यों ले आए? कहीं वो लेस्बियन तो नहीं? आरव का क्या होगा? तभी उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी जहां कैंडल्स और रेड हार्ट्स के बीच एक मैसेज लिखा था, आई लव यू ईशानी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अचानक पीछे से एक हल्की सी खुशबू और फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। ईशानी पलटी और देखा, ऋषभ सामने खड़ा था। उसने ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था, हेयर परफेक्टली सेट और हाथों में एक छोटी वेलवेट बॉक्स था। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो रहा था, शायद शर्म के या डर के मारे, मगर उसकी आंखों में सिर्फ ईशानी के लिए प्यार था। ऋषभ, ईशानी ने सरप्राइज होकर कहा। ईशानी, ऋषभ धीमी आवाज में बोला। ईशानी के होठ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं जानता हूं कि शायद ये सब थोड़ा ओवर लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें ये बताने का और कोई तरीका मुझे समझ नहीं आया। ईशानी उसके चेहरे की तरफ देखती रही, उसका दिल अब और भी जोर से धड़क रहा था। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और बोला, ईशानी, तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना अपने आप को पूरा महसूस नहीं करता। ऋषभ के शब्द के साथ उसका चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। मैं ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये क्यूट लगता है या रोमांटिक। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो घुटनों पर बैठ गया, वेलवेट बॉक्स खोला और एक गॉर्जियस डायमंड रिंग उसने ईशानी की तरफ बढ़ाए। ईशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आवाज में हल्का सा कांपन था, मगर उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। ईशानी एक मोमेंट के लिए स्टन थी, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।